हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एयर। एयर का नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? ऑल इंडिया रैंक। और डोंट वरी गाइस, अगर इफ़ यू आर डेडिकेटेड एंड यू आर गिविंग योर 100%, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, वो अच्छा ही होगा। ठीक है। और एक बहुत फेमस कोट है विच आई वांट शेयर विथ यू, दैट सक्सेस कम्स टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट। इफ़ यू आर ऑलवेज थिंकिंग लाइक जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा हो जाऊँगी देन आई विल डू दैट और दैट, दिस इज़ नॉट द वे यू शुड थिंक। ओके, ओनली फोकस ऑन द डेली टारगेट। जैसे कि आज हमारा टारगेट है कि हमें एयर चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है। एयर का मतलब क्या होता है? एयर का मतलब हमारे आसपास जो हवा है वही एयर है। लेकिन हम यहाँ पर एयर की जो पूरी ब्लैंकेट है उसकी बात कर रहे हैं। बहुत सारी लेयर हैं, जो स्पेस है वो अलग है, लेकिन उससे पहले जो धरती पर, जैसे कि जहाँ पर एरोप्लेन उड़ते हैं, जहाँ पर रेडियो वेव्स होती है ट्रांसमिट करती है, जो पूरी एयर है, ये जो पूरा ब्लैंकेट है एयर का, इसे हम क्या कहेंगे? बहुत एयर तो हमें होता है बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, तो इसे कुछ लेयर में डिवाइड किया गया है। पहली बात तो ये जो पूरी ब्लैंकेट है एयर की, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है। जिसके बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था, उसी के बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एटमॉस्फेयर जो होती हैं उसमें क्या होता है, कुछ गैसेस होती हैं। हमें पता है कंपोजिशन की, अगर हम इसकी बात करें, कंपोजिशन है क्या क्या इसमें होता है, तो इसमें गैसेस होती हैं और डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं छोटे छोटे। ठीक है। कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा क्या होता है? हमें क्या लगता है नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा सबसे ज़्यादा? नहीं गाइस, सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन कितना होता है? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है पूरे एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो वो 21% पाई जाती है। तो 1% और कहाँ गया? और भी तो गैसेस है, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास आर्गन है, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये मिलकर 1% जो पार्ट है इसमें ये आते हैं। ठीक है। और कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी आते हैं एटमॉस्फेयर में। आर्गन की अगर हम बात करें तो 0.93% आर्गन है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो 0.03%, बहुत कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब इनके यूजेस की भी हम बात कर लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन की। सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और उसी से हम जिंदा है, ब्रीथ करते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन जो हमें कहाँ से मिलती है? जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ये पूरा बैलेंस फॉर्म में चलता है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी ही प्लांट्स ले रहे हैं, और जितनी ऑक्सीजन वो दे रहे हैं हमें उतनी हम ले रहे हैं। तो ये पूरा बैलेंस फॉर्म में। तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस होना, ग्लोबल वार्मिंग होना, ये कहाँ से आता है? तो समझिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका होना ज़रूरी भी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट तभी तो होगा जब गर्मी अर्थ में ट्रैप रहेगी कुछ, क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर मेंटेनेंस तो ज़रूरी है। लेकिन जब एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कैसे होती है? नेचुरली तो हमने देखा कि नेचुरली तो बहुत बैलेंस है यहाँ पर, लेकिन जब जो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है, जो पोल्यूशन है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज होती हैं। जो बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हर साल इसे रिलीज होती है, जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ता है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशंस आती है। ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लडिंग आ जाती है। सी लेवल इंक्रीज होता है तो इससे फ्लडिंग आती है, बहुत सारा नुकसान होता है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लेकिन हम तो क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, और सभी गैसेस इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं, बाकी निकाल देते हैं। लेकिन नाइट्रोजन जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और प्लांट्स डायरेक्टली से यूज़ नहीं करते। जो सोइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो नाइट्रोजन को यूज़ कर सके। तो इसलिए प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होती है। आर्गन, आर्गन तो हमें पता ही है। आर्गन जो होती है वो भी एक इम्पोर्टेंट गैस होती है। उसके अलावा ओजोन, वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी उसको उसके बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। पूरा एटमॉस्फेयर में हमने क्या बात कर लिया कि क्या क्या कंपोजिशन है। ठीक है। इसके बाद एटमॉस्फेयर में कुछ क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 5 लेयर्स होती है, जिनके बारे में केवल नेम हमने पढ़ा था क्लास 6 में। डिटेल में हर एक के बारे में हम पढ़ने वाले अभी, यानी कि इस वीडियो में। ठीक है। तो यहाँ पर हम कहाँ पर लिख देते हैं? यहीं पर शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ये जो 5 लेयर्स हैं ये कौन कौन सी हैं? सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, अपर मोस्ट, वो कौन सी है? एक्सोस्फियर। उसके बाद आती है थर्मोस्फियर, फिर आती है मिजोस्फियर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर,
और सबसे जो नीचे, सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। अब इनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रोपोस्फियर से। जो ट्रोपोस्फियर है वो 13 किलोमीटर की हाइट तक फैली हुई है। ये जो लेयर है कितनी हाइट तक फैली हुई है? 13 किलोमीटर की हाइट तक फैली हुई है। ट्रोपोस्फियर में सारे जो वेदरिंग फिनोमिना होते हैं वो यही होते हैं, जैसे कि बारिश होना, ओले गिरना, स्नोफॉल होना, तो ये सभी यहीं पर होता है। और यहाँ पर क्लाउड्स वगैरह होते हैं, और यहाँ पर सारी जो गैसेस, ऑक्सीजन जो हमें मिलती है वो यहीं पर पाई जाती है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर की बात करें तो ये फैला हुआ है 50 किलोमीटर तक। ठीक है, 50 किलोमीटर तक की डिस्टेंस जो है उसमें क्या आता है? स्ट्रेटोस्फियर आता है, जहाँ पर बादल नहीं होते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं? एरोप्लेन्स होते हैं। इनकी फ्लाइंग प्लेन्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि बादल नहीं होते तो क्लियर पूरा रास्ता हमें दिखता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाइंग प्लेन्स के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं वो पाई जाती है, जो हमें सन की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद मीजोस्फीयर की अगर हम बात करें तो ये फैला हुआ है कितने डिस्टेंस तक? 80 किलोमीटर की डिस्टेंस तक फैला हुआ है मीजोस्फीयर, जहाँ पर क्या होता है कि जो मिटीरोइड्स होते हैं, जो अंतरिक्ष से आते हैं, धरती की ओर आते हैं, वो यहीं पर जलकर खत्म हो जाते हैं, अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। थर्मोस्फीयर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे थर्मोस्फीयर में हम जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। हाइट के साथ टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता है। और थर्मोस्फीयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, थर्मोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो रेडियो वेव्स होती हैं वो यहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, यानी कि रेडियो ट्रांसमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये लेयर थर्मोस्फियर। ठीक है, उसके बाद सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है एग्जोस्फियर, जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम जैसी जो लाइट गैसेस होती है वो पाई जाती है। और एग्जोस्फियर बहुत थिन होता है, बहुत पतली लेयर होती है। और फिर इसके बाद आ जाता है स्पेस, अंतरिक्ष आ जाता है। तो आपको समझ आ चुका होगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो धरती है, केवल इतना ही जितना हम बादल देखते हैं उतना ही नहीं है, बहुत सारी लेयर्स हैं। और बादल से ऊपर एरोप्लेन उड़ते हैं ना, और इतनी सारी लेयर्स होती है, उसके बाद अंतरिक्ष आता है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब कई बार हम क्या देखते हैं, हम कहते हैं कि आज का मौसम कैसा है, आज बहुत गर्मी होगी या बरसात होगी, फटाफट से देख लेते हैं वेदर पे। तो ये वेदर क्या होता है? और कई बार हम कहते हैं कि वहाँ वो जो जगह है वहाँ का जो जलवायु है वो ठंडी है, वहाँ हमेशा ठंड पड़ती है, या फिर वहाँ पर बहुत गर्मी होती है। तो ये क्या चीज़ है? ठीक है, ये सब हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दो वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, वेदर और क्लाइमेट। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट क्या होते हैं? वेदर का मतलब होता है जो डे टू डे कंडीशन होती है, या आवर टू आवर कंडीशन होती है, जो एक दो घंटे में बदल सकती है या फिर एक दो दिन में बदल सकती है, तो उसे हम वेदर कहते हैं। जैसे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो आज का फिक्स है, कल का पता नहीं, तो वो आज का वेदर हो गया। इसके बाद क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो वो वेदर हमारे मूड को भी अफेक्ट करता है। जैसे गर्मी रहेगी तो हमें अच्छा नहीं लगता है, और ठंड में बहुत अच्छा लगता है, घूमने का मन करता है। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो जलवायु, जैसे कि जो वेदर है वो अगर लंबे समय तक रहता है तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे किसी एरिया का जो वेदर है वो फिक्स रहता है बहुत लंबे समय तक, वैसा ही वहाँ पर मौसम रहता है, तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि ठंडी जलवायु है, जैसे हम बोलते हैं लद्दाख, तो वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हमेशा ठंड रहती है वो ज़्यादा, तो इसीलिए वेदर जो है फिक्स रहता है वहाँ पर कि ठंड ही ठंड रहेगी। जैसे हमारे यहाँ तो क्या होता है कि आज बरसात है, आज गर्मी है, कल ठंड पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बादल रहेंगे या नहीं पड़ेंगे, वो तो हम देख सकते हैं। लेकिन एक फिक्स मौसम जो रहता है, जलवायु जो रहती है, वो उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि एयर की हम बात करें तो उसमें सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे ना। गर्मी हम पढ़ेंगे, मौसम के बारे में हम पढ़े तो टेम्परेचर हम पढ़ेंगे, प्रेशर, विंड्स पढ़ेंगे, साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, मॉइस्चर के बारे में, वाटर, रेन के बारे में, सब कुछ हम पढ़ने वाले। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ईजी सा चैप्टर है, क्योंकि कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ज्योग्राफी में तो कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ हम नॉर्मली जो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वही होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है? हमें पता है कि टेम्परेचर का मतलब क्या है? ठंडा टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर, यानी कि जो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, उसी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। और इसे डिग्री सेल्सियस में मेज़र किया जाता है। और जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जहाँ पर वाटर जमने लगता है, उसे हम कहते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर।
0 डिग्री सेल्सियस, और जो टेम्परेचर पे पानी उबलने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। टेम्परेचर की हम बात करें, अब टेम्परेचर जो होता है वो भी डे टू डे चेंज हो सकता है। ठीक है, दिन में अलग होता है, नाइट में अलग होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी धरती पर, हमें पता है कुछ जगह ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ जगह बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो ऐसा क्यों होता है? ये जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? तो इसे जो फैक्टर अफेक्ट करता है उसे हम कहते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब होता है कि जो सन से आने वाली एनर्जी है जो धरती पर रुकी हुई है, धरती के द्वारा स्टॉप की गई है, जो भी सन की एनर्जी आती है उसी को हम इंसोलेशन कहते हैं। जो इंसोलेशन है वो इक्वेटर पर तो सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जैसे मान लेते हैं धरती है, ये सूर्य है, और सन की जो लाइट है वो इक्वेटर पर डायरेक्टली पड़ती है। फिर जैसे जैसे हम देखते हैं कि टिल्टेड होती जाती है, तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते टिल्टेड लाइट, तो पोल्स पर बर्फ़ जमी होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड होती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये गर्मी और ठंडी का यानी कि टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है, आइसोलेशन इसको अफेक्ट करता है कि सन की एनर्जी कहाँ ज़्यादा पड़ रही है वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, और जहाँ कम एनर्जी पहुँच पा रही है, कम इंसोलेशन है, वहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब हम जनरली देखते हैं कि गांव में जो टेम्परेचर होता है, गांव में उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगती जितना शहरों में लगती है। ठीक है, रोड्स पर हम देखते हैं ट्रैफिक या इस बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, गांव में तो बहुत खुले खुले खेत होते हैं, गर्मी नहीं लगती इतनी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शहरों में जो बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें जो मटेरियल होती है, जो मेटल्स होते हैं, गर्म हो जाते हैं, रोड्स गर्म हो जाते हैं, और जो एक गर्म एयर तो धीरे धीरे ठंडी होती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर लगती है। और उसके अलावा जो बिल्डिंग्स है उनकी वजह से, जैसे छोटी छोटी गलियाँ होती हैं हम देखते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, तो इसकी वजह से वार्म एयर, गर्म हवा जो होती है दिन की, वो ट्रैप हो जाती है वहीं पर, निकल नहीं पाती। जैसे हम खुले खेत में खड़े हैं तो वहाँ पर तो हवा एकदम से निकल जाएगी, लेकिन बिल्डिंग्स में क्या होता है कि हवा ट्रैप हो जाती है। तो वही रीज़न है कि वहाँ पर ज़्यादा गर्मी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ तक बात यह है, टेम्परेचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर की। अब एयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कौन से प्रेशर की बात करेंगे? एयर प्रेशर की। एयर प्रेशर क्या होता है? जो एयर का वेट होता है, जो अर्थ की सरफेस पर जो प्रेशर लगा रहा है, एयर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है अर्थ की सरफेस पर, उसी को हम एयर प्रेशर कहते हैं। अब आप बोलोगे हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा, हवा हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है, हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हवा जो है सब एंगल से प्रेशर लगा रही है, और हमारी बॉडी भी तो प्रेशर लगा रही है, सब कुछ बैलेंस कंडीशन में होता है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो सी लेवल पर होता है, क्योंकि इतनी सारी लेयर्स है हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर की, हवा की, तो एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा सी लेवल पर होता है। फिर जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती, जैसे जैसे पहाड़ों पर चढ़ने वालों को आप देखिए, हिल क्लाइंबर्स को, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो लेयर हमारे ऊपर कम हो रही है, तो प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। और प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन हमें कम मिल पाएगी। थोड़ा साइंस का कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी सा है। जैसे प्रेशर बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, यानी कि जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में डिजोल्व हो पाएगा वो बढ़ जाएगा। और जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम डिजोल्व हो पाता है, क्योंकि प्रेशर घटेगा तो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी हमारे अंदर घट जाएगी। इस तरीके से पूरा काम करता है, लेकिन हमें फिलहाल उतना डिटेल में नहीं जानना है। एयर प्रेशर हमने समझ लिया क्या होता है, एयर की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर टेम्परेचर का क्या रोल होता है? जब हॉट टेम्परेचर होता है, यानी कि गर्म टेम्परेचर जो होता है, तो जो एयर होती है वो क्या होती है? हल्की होती है, लाइट एयर। और हल्की एयर होगी तो कम प्रेशर लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो गर्म टेम्परेचर की वजह से जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? लो प्रेशर एरिया। और लो प्रेशर एरिया जो होता है वहाँ पर जनरली क्लाउडी स्काई हमें देखने को मिलता है, क्लाउडी स्काई, और वेट वेदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें कोल्ड टेम्परेचर की, यानी ठंडा टेम्परेचर जो रहेगा, तो वहाँ पर हवाएं भी ठंडी हो जाएगी, जो कि क्या होती हैं? हेवी होती है, हेवी एयर होती है ठंडे टेम्परेचर की। तो हेवी एयर है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो इसे हम हाई प्रेशर एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई प्रेशर एरिया कहते हैं। और यहाँ पर हमें जनरली सनी डेज देखने को मिलते हैं, क्लियर स्काई हमें देखने को मिलता है, क्लियर स्काई। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, एयर का जो मूवमेंट है जिसे हम विंड कहते हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है हवाएं। ठीक है,
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या चलती है, विंड जिसे हम कहते हैं। विंड जो होती है बहुत खतरनाक भी हो सकती है, जैसे हल्की हल्की विंड तो हमें पसंद है, जब रोड पर पत्ते गिर जाते हैं पेड़ के, या फिर कई बार ऐसी हवा चलती है स्टॉर्म आंधी तूफान आ जाता है तो पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विंड जो होती है वो भी कई टाइप की हो सकती है, लेकिन मेनली हमें क्या पढ़ना है, विंड की कितने टाइप्स की होती है। ये जो स्टॉर्म हमने बात करी इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ विंड, टाइप्स ऑफ विंड, ठीक है। विंड जो होती है 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी, पहली होती है वेस्टरलाइज, वेस्टरलाइज विंड्स, उसके बाद ट्रेड विंड्स, और तीसरी होती है पोलर ईस्टर लाइज। अब जब भी किसी विंड की हम बात करते हैं उसमें जो भी डायरेक्शन का नेम होता है वो हमें क्या बताता है कि जो डायरेक्शन का नेम है उधर से हवा आ रही है। जैसे वेस्टर लाइज की हम बात करें तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन का वर्ड हमें देखने को मिल रहा है, वेस्ट, यानी कि वेस्ट से वो हवा आ रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही है, तो इसे हम वेस्टर लाइज कहते हैं, ठीक है। अब ट्रेड विंड्स जो होती है वो भी 2 तरीके की होती है, कौन कौन सी, एक तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती है उसे हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में चलती है उसे हम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं। अब ईस्ट वर्ड से तो आपको पता चल ही चुका होगा कि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, हवाएं चलती हैं। पोलर ईस्टर लाइज की हम बात करें तो यहाँ पर भी ईस्ट वर्ड आ रहा है, इनकी पोल्स की तरफ चलती हैं, पोल्स के आसपास ये हवाएं हमें देखने को मिलती हैं, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। क्या पूरा बहुत कन्फ्यूज़न हो गया ना गाइस, तो चलिए एक बार इसको बहुत ईजी तरीके से समझ लेते हैं। ये पूरी क्या है, अर्थ है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या यहाँ पे, ये क्या है, इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल है, ठीक है। पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। अब सबसे पहले वेस्टर लाइज की हम शुरुआत करते हैं पोलर ईस्टर लाइज से, ठीक है। ये जो हवाएं हैं पोल्स के पास चलती हैं, इस वाले एरिया में, यहाँ पर पोल्स के पास ये ईस्टर लाइज, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो पोल्स से इस तरफ चलेगी ये, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इस तरह ये जो हवाएं चलती हैं ये कौन सी हैं, पोलर ईस्टर लाइज हैं, ठीक है। नीचे भी इसी तरीके से चलेगी ये, ठीक है, इस तरह ईस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है, ईस्ट से, जिस डायरेक्शन का हमें वर्णन मिला उससे ईस्ट से चलेगी, ठीक है। ट्रेड विंड्स की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 0 डिग्री इक्वेटर के बीच का जो एरिया यहाँ पर वो चलेगी ट्रेड विंड्स, जो कि ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, ईस्टरलाइज होती है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ और ईस्ट से आ रही है, नॉर्थ और ईस्ट यानी कि इस वाले एरिया से आ रही है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। साउथ ईस्ट यानी कि साउथ और ईस्ट, इस तरीके से वो विंड आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आप डायग्राम बना के आराम से समझ सकते हैं। तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो गई। अब वेस्टरलाइज की हम बात करें तो जो वेस्ट में फ्लो करेगी, ठीक है, ये वेस्टरलाइज हो गई, ये वेस्टरलाइज हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है, आई होप आपको विंड्स पूरा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। डाउट हो तो आप एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, विंड्स के बारे में हमने जान लिया। अब हमने अभी लो प्रेशर एरिया के बारे में पढ़ा था, तो कभी क्या होता है, लो प्रेशर एरिया में बहुत खतरनाक जो समुद्री एरिया होता है, जो कोस्टल एरिया होता है, वहाँ पर समुद्र की वजह से साइक्लोन आता है, इनके साथ तूफान आता है, जिसमें बारिश भी होती है, तेज हवाएं भी चलती है। ऐसा साइक्लोन हमें देखने को मिलता है उड़ीसा में, जो कि अरेबियन सी की वजह से आया था। किसकी वजह से, अरेबियन सी से ओरिजिनेट हुआ था,
अरेबियन सी से। और कब हुआ था ये? 29 अक्टूबर 1999 को। और इतना यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है कि बहुत तेज़ हवाएं चली थी, ठीक है, 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप सोच सकते हैं हम 100 की स्पीड से, 80 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, कितनी तेज़ चलती है। और 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चल रही हैं, और वो भी कितने दिन तक? 3 दिनों तक लगातार। और बहुत खतरनाक तेज़ हवाएं के साथ हेवी रेन भी होती है, यानी कि तेज़ बारिश भी होती है, जो कि 3 दिनों तक ये भी चलती है। और कोस्टल एरिया तो पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते, बहुत पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता। आप सोच सकते हैं 1999 के बाद उतनी प्रिपरेशन भी नहीं थी, उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ था। जो स्पेशली जो कोस्टल एरिया है, जैसे कि अगर हम बात करें उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा। और 20 किलोमीटर तक का जो एरिया था, जो जैसे कि अगर हम बात करें कि ये यहाँ पर उड़ीसा है, तो ये जो 20 किलोमीटर तक का एरिया था यहाँ से लगाकर, ये तो पूरा बह गया था। और जो कुछ लैंड थी जहाँ पर ये बची हुई थी, यहाँ पर इनफर्टाइल हो गई थी, यहाँ पर फर्टिलिटी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वाटर जो है, सी वाटर, बहुत गंदा पानी वगैरह आया होगा, तो उस वजह से फर्टिलिटी भी लैंड की ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमने एक केस स्टडी भी देख ली। तो इसका मतलब एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। अभी फ़िलहाल हम क्या पढ़ लेते हैं? हमने पढ़ लिया टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में, विंड्स के बारे में हमने पढ़ लिया, केस स्टडी हमने पढ़ ली। अब हम रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उससे पहले हम समझेंगे मॉइस्चर क्या होता है। जो वाटर वेपर्स होते हैं उसी को हम मॉइस्चर कहते हैं, वाटर वेपर्स को। और ये जो वाटर वेपर कितने प्रेजेंट है एयर में, यानी कि द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स, इनकी जो प्रेजेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी कहते हैं। और जब गर्म हवाएं चलती हैं, कि अगर वार्म एयर होगी, गर्म हवा होगी, तो उसके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है वाटर वेपर्स को रोकने की, तो इसलिए ज़्यादा वेपर्स कलेक्ट हो जाते हैं। इसलिए गर्म दिनों में हम देखते हैं, हॉट डेज जो होते हैं उनमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी कितनी परेशान करती है, कितना चिपचिपा में फील होता है। तो वही इस वजह से होता है, क्योंकि वार्म एयर में ज़्यादा ट्रैप हो सकते हैं वाटर वेपर्स, इसलिए ह्यूमिडिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ये जो वाटर वेपर्स होते हैं, ये धीरे धीरे क्या जाते हैं? ऊपर जाते हैं। ये वाटर वेपर जो होते हैं ऊपर जाते हैं और ठंडे हो जाते हैं, कूल डाउन, और फिर कंडेंस्ड हो जाते हैं, कंडेंस्ड। और कंडेंस्ड होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, और उसी तरह का ड्रॉपलेट जो होता है एक बड़ा ड्रॉपलेट बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लाउड कहते हैं। शादी चल रही है गाइस पास में, तो आई होप आपको मतलब आई नो आपको गाने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, लेकिन जस्ट इग्नोर, फोकस कीजिए यहाँ पर, ये तो चलते रहेंगे शादियाँ वगैरह। तो क्लाउड बनते हैं। अब क्लाउड जो होते हैं, कुछ क्लाउड फ्लोट नहीं कर पाते हैं और बारिश हो जाती है, ठीक है, क्या होती हैं? रेन। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो रेन होती है, अगर सॉलिड फॉर्म में आएंगे तो स्नोफॉल हो सकती है, ओले गिर सकते हैं, हेलस्टॉर्म जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया। तो वाटर साइकिल होती है ना पूरी। रेन भी 3 तरह की होती है, रेन जो होती है वो भी 3 तरीके की होती है। पहला होता है कन्वेंशनल रेन जो होती है, जब गर्म हवा ऊपर जाती है और उसकी वजह से बारिश होती है, तो जिसे किसकी वजह से होती है? हॉट एयर की वजह से, वार्म एयर की वजह से लिख सकते हैं आप यहाँ पर। फिर उसके बाद होती है ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक है रिलीफ रेन जिसे हम कहते हैं, तो वो किसकी वजह से होती है? जो माउंटेन होते हैं वहाँ पर ये बादल ट्रैप हो जाते हैं, तो फिर बरसात होने लग जाती है। उसके अलावा तीसरा जो होता है वो कौन सा टाइप का होता है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए। साइक्लोनिक होता है। साइक्लोनिक रेन जो होती हैं, जो साइक्लोन की वजह से जो लो प्रेशर एरिया में बारिश होती है, ठीक है, इस तरीके से। ये जो पूरी साइकिल होती है ना, वाटर साइकिल, हम पढ़ते ही हैं, जैसे क्लास में, साइंस में भी हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? ये वाटर है, सबसे पहले क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, फिर क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन यानी कि बादल बन जाएंगे। फिर क्या होगा? ये पानी बरसेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन होगा तो फिर बारिश आएगी, तो फिर पानी नदियों में भर जाएगा, फिर इवोपरेशन होगा, तो ये पूरी साइकिल इस तरीके से चलती
रहती है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।